दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही दर्द भरी और इमोशनल है। कैसे एक माँ बाप दहेज न देने के कारण उनकी बेटी को जिंदा जला दिया गया। तो आइए सुनते हैं पूरी कहानी। शहर की हलचल से दूर एक छोटे से गांव में नेहा नाम की लड़की रहती थी। उसकी आंखों में बड़े सपने थे और दिल में असीम जज्बा। पढ़ाई में अव्वल, स्वभाव से सरल और परिवार के संस्कारों में ढली हुई। माँ बाप की इकलौती संतान, इसीलिए उनकी आंखों का तारा भी थी। नेहा के पिता रामशरण जी एक साधारण किसान थे। कम आमदनी के बावजूद उन्होंने अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ाया। नेहा दिन रात मेहनत करती, गांव की टूटी फूटी सड़कों से स्कूल जाती, फिर घर आकर लालटेन की रोशनी में पढ़ती। उसकी माँ उसे बार बार कहती, बेटी इतनी पढ़ाई मत कर, लड़की जात पर पढ़ाई का बोझ ठीक नहीं। कल को ससुराल जाना है, वहां तेरा क्या होगा। लेकिन नेहा हर बार यही कहती, माँ मैं कुछ बड़ा बनूंगी, खुद के पैरों पर खड़ी होऊंगी। समय बीतता गया। नेहा ने 12वीं कक्षा में पूरे जिले में टॉप किया। पूरे गांव में उसकी तारीफ हो रही थी। पिता को भी उस पर गर्व था। लेकिन समाज की बेड़ियां इतनी आसानी से नहीं टूटती। नेहा अब 22 साल की हो चुकी थी और समाज के हिसाब से उसकी शादी की उम्र हो गई थी। रामशरण जी को एक अच्छा रिश्ता मिला। लड़के का नाम अजय था। वह एक सरकारी बैंक में नौकरी करता था। घर वाले ऊंची जाति के थे, पैसे वाले थे और दिखावे में बहुत आगे। शादी की तारीख पक्की हो गई। पूरे गांव में हलचल थी। लेकिन शादी से सिर्फ 2 दिन पहले अजय के पिता ने एक मांग रख दी, हमें 10 लाख रुपए और एक गाड़ी चाहिए, वरना बारात नहीं आएगी। रामशरण जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, साहब हम गरीब लोग हैं। मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए जैसे तैसे इंतजाम किया है, मैं इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकता। लेकिन अजय के पिता ने ठंडी आवाज में कहा, तो फिर बारात नहीं आएगी। नेहा अंदर सब सुन रही थी। उसका मन चीखने को कर रहा था। जिस इंसान को वह अपना जीवन साथी मान रही थी, वही दहेज के नाम पर सौदा कर रहा था। शादी वाले दिन पूरा गांव तैयार था। बारात आने वाली थी। लेकिन दोपहर होते ही खबर आई, बारात वापस लौट गई। लड़के वालों ने दहेज न मिलने के कारण शादी से इनकार कर दिया। रामशरण जी सदमे में थे। नेहा की मां जमीन पर गिर पड़ी और रोने लगी। नेहा का मन अंदर तक छलनी हो गया। पूरे गांव में बदनामी हो रही थी, लड़की में ही कोई कमी होगी। तभी लड़का शादी से पीछे हट गया। उस रात नेहा के घर में सन्नाटा था। मां रोते रोते बेहोश हो गई थी और पिता एक कोने में बैठे शून्य में घूर रहे थे। लेकिन नेहा ने कुछ ठान लिया था। अगले ही दिन नेहा ने अपने आंसू पोंछे और आईपीएस अफसर बनने की ठान ली। वह जानती थी कि अब उसे इस समाज को जवाब देना है। दिन रात की मेहनत के बाद 6 साल बीत गए। अब वही नेहा जो एक दिन बारात लौटने के बाद समाज की नजरों में तिरस्कृत हो गई थी, आईपीएस अफसर बन चुकी थी। 6 साल बाद एक दिन अजय और उसके परिवार को पुलिस थाने बुलाया गया। अजय का चेहरा हतप्रभ था। सामने नेहा अपने आईपीएस यूनिफॉर्म में खड़ी थी। वही लड़की जिसे दहेज के कारण ठुकराया गया था, आज वर्दी में खड़ी थी। अजय की आंखों में पछतावे के आंसू थे। उसने कांपते हुए कहा, नेहा मुझे माफ कर दो। लेकिन नेहा की आंखों में अब कोई दर्द नहीं था। सिर्फ एक कड़क आवाज निकली, माफी उन्हीं को मिलती है जिनके पास इंसानियत होती है। और तुमने तो मुझे एक सामान समझा था। थाने में सन्नाटा था। आईपीएस नेहा अपनी कुर्सी पर बैठी थी और सामने वही अजय खड़ा था जिसने कभी उसे ठुकरा दिया था। अजय का चेहरा पीला पड़ चुका था। माथे पर पसीने की बूंदें छलक रही थीं। आंखें शर्म से झुकी हुई थीं। जिस लड़की को कभी दहेज की वजह से अस्वीकार किया था, आज वही लड़की वर्दी में उसके सामने बैठी थी। नेहा ने ठंडी नजर से अजय की ओर देखा। उसकी आंखों में न गुस्सा था, न दर्द, बस एक गहरी शांति थी। लेकिन अजय के अंदर एक तूफान मच रहा था। 6 साल पहले का वो दिन, गांव में बारात लौटने के बाद नेहा की मां पूरी रात रोती रही। उनका कलेजा फट रहा था। रामशरण जी चुपचाप बैठे थे, जैसे उनकी आत्मा मर चुकी हो। गांव की औरतें ताने मार रही थीं, इसकी लड़की में ही कोई कमी होगी। तभी लड़के वाले बारात लेकर लौट गए। अब इसकी शादी कौन करेगा, अब तो ये घर बैठी कुंवारी ही मरेगी। नेहा चुप थी, लेकिन उसका मन अंदर से चीख रहा था। उस रात नेहा माँ के पास बैठी और उनकी गोद में सिर रखकर बोली, माँ देखना,
एक दिन यही लोग मेरी मिसाल देंगे। मैं खुद की तकदीर लिखूंगी। रामशरण जी ने पहली बार अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं, आग देखी थी। अगले ही दिन नेहा ने गांव छोड़ दिया। वो शहर चली गई एक अनजान दुनिया में, जहां उसे कोई नहीं जानता था। पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। उसने छोटे मोटे काम किए, ट्यूशन पढ़ाया, दिन में पढ़ाई की और रात में लोगों के घर बर्तन तक धोए। कई रातें भूखे पेट गुजारनी पड़ी। कई बार किताबों के पैसे नहीं थे, लेकिन हार नहीं मानी। जब भी थकान होती, उस रात की याद आती जब बारात वापस चली गई थी, जब माँ ने रो रो कर अपना होश खो दिया था। उसकी आंखों के आंसू तब तक नहीं रुके जब तक उसने अपने हाथ में आईपीएस अधिकारी बनने का नियुक्ति पत्र नहीं देख लिया। उस दिन उसने खुद से कहा, अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, उन तमाम लड़कियों के लिए लड़ूंगी जो इस समाज के जहरीले नियमों के कारण टूट जाती हैं। नेहा के सामने बैठे अजय और उसके पिता के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। अजय का शरीर कांप रहा था। उसने हिम्मत करके कहा, नेहा, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। नेहा ने एक लंबी सांस ली और अपनी कुर्सी से उठी। उसके हर कदम की आवाज थाने की दीवारों से टकरा रही थी। वो अजय के बिल्कुल सामने आकर रुकी और उसकी आंखों में झांका, फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, गलती तब होती जब तुमने गलती से कोई गलत शब्द बोल दिया होता। तुमने तो सोच समझकर सौदा किया था। दहेज के नाम पर मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया था। तुमने मुझे मिट्टी में मिलाने की ठानी थी, लेकिन मैं पत्थर बन गई। अजय की आंखों में आंसू छलक पड़े। वह गिड़गिड़ाने लगा, नेहा प्लीज, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। लेकिन नेहा ने ठहाका लगाते हुए कहा, माफी उन्हीं को मिलती है जिनके पास दिल होता है। तुम्हारे पास तो सिर्फ लालच था। अजय का पिता सिर झुकाए खड़ा था। उसे एहसास हो चुका था कि उसने अपनी ही औकात खो दी थी। नेहा ने हाथ में पड़ी फाइल खोली और कहा, तुम्हारे खिलाफ दहेज के लिए लड़की को मानसिक प्रताड़ना देने का केस दर्ज होगा। अब जेल की सलाखें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। नेहा के आईपीएस बनने की खबर पहले ही गांव में फैल चुकी थी, लेकिन जब लोगों को पता चला कि उसने अजय को गिरफ्तार कर लिया है, तो पूरा गांव चौंक उठा। वही लोग जो कभी उसे ताने मारते थे, अब उसकी मिसाल देने लगे। देखा, पढ़ाई का कितना फायदा होता है। नेहा ने सच में इतिहास रच दिया। अब गांव की लड़कियों को दहेज के नाम पर जलाया नहीं जा सकेगा। लेकिन नेहा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने गांव की औरतों को इकट्ठा किया और एक बात कही, जब तक तुम खुद को कमजोर मानोगी, तब तक ये समाज तुम्हें पैरों तले कुचलता रहेगा। अब समय आ गया है कि हम लड़कियां अपने फैसले खुद करें। नेहा जब 6 साल बाद पहली बार अपने घर पहुंची, तो उसके माँ पिता की आंखों में आंसू थे। रामशरण जी ने नेहा का माथा चूमा और कहा, बेटी, तूने हमारी लाज रख ली। माँ की आंखों से आंसू झरझर गिर रहे थे। उन्होंने नेहा को गले लगा लिया। उस दिन नेहा ने खुद से एक और वादा किया, अब किसी भी लड़की की बारात दहेज की वजह से वापस नहीं जाएगी। गांव की गलियों में अंधेरा पसरा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, लेकिन नेहा के घर के अंदर माहौल गर्म था, दर्द से, आंसुओं से, बर्बादी से। नेहा अपनी माँ को सहारा देकर बिस्तर पर लिटा रही थी। रामशरण जी एक कोने में चुपचाप बैठे थे, जैसे उनके अंदर की रूह मर चुकी हो। माँ का चेहरा सूझा हुआ था, आंखें लाल थीं और होंठ बुदबुदा रहे थे। हाय राम, मेरी बच्ची को किसकी नजर लग गई? हमने क्या बिगाड़ा था किसी का? नेहा उन्हें चुप कराना चाहती थी, लेकिन खुद अंदर से बिखर चुकी थी। उस रात नेहा की नींद टूट गई। उसने देखा, माँ चुपचाप छत की ओर टकटकी लगाए देख रही थी। माँ, क्या सोच रही हो? नेहा ने धीरे से पूछा। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आंखों से आंसू गिरते रहे। कुछ देर बाद उन्होंने कांपते हुए कहा, नेहा, बेटियों का जन्म क्यों होता है? हम क्यों पैदा होते हैं जब हमें इस तरह ठुकरा दिया जाता है? नेहा की आत्मा कांप गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल को मरोड़ कर रख दिया हो। उसने माँ का हाथ पकड़कर कसकर दबाया और कहा, माँ, मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगी। मैं तुम्हारी इस सोच को बदल कर रहूंगी। उस रात नेहा ने खुद से एक वादा किया, अब कोई भी बेटी इस दर्द से नहीं गुजरेगी। नेहा ने गांव छोड़ दिया। एक सूटकेस, कुछ किताबें और अपनी बदकिस्मती के दाग लेकर वह शहर चली गई। शहर में कोई अपना नहीं था, रहने के लिए ठिकाना नहीं,
खाने के लिए पैसे नहीं, लेकिन जिद थी आईपीएस बनकर दिखाने की। कई रातें बिना खाए गुजरी, कई बार पढ़ाई के लिए किताबें तक गिरवी रखनी पड़ी। कई रातें रोते रोते गुजरी, लेकिन हर बार जब अजय और उसके परिवार का चेहरा याद आता, नेहा फिर से उठ खड़ी होती। कई बार सोचा कि हार मान लूं, लेकिन फिर याद आता वो दिन जब मां बेहोश हो गई थी, जब पापा बिना कुछ बोले पत्थर बन गए थे। 6 साल बीत गए। अब वही नेहा जिसे कभी ठुकरा दिया गया था, आईपीएस नेहा शर्मा बन चुकी थी। 6 साल बाद जब नेहा गांव लौटी तो पूरा गांव उसके स्वागत में खड़ा था। वही लोग जिन्होंने कभी उसकी शादी टूटने पर ताने मारे थे, अब उसे सलाम कर रहे थे। लेकिन नेहा के मन में एक ही ख्याल था, अजय और उसके परिवार का। अजय की गिरफ्तारी और उसका डर। थाने में अजय का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो कांपते हुए नेहा की आंखों में देख रहा था। नेहा ने फाइल उठाई और कहा, अब कानून तुम्हारे लिए फैसला करेगा। अजय की आंखों में आंसू छलक पड़े। नेहा, हमें माफ कर दो, हमने बहुत बड़ी गलती की थी। नेहा हंसी, एक ठंडी हंसी। तुम्हें माफी चाहिए। जब मेरी मां बेहोश पड़ी थी, जब मेरे पिता की आत्मा टूट गई थी, जब मेरा नाम पूरे गांव में उछाला गया था, तब क्या तुमने मुझे माफी दी थी? अजय सिर झुकाकर खड़ा रहा। वो लड़का जो कभी शादी के दिन घमंड से भरा हुआ था, आज नेहा के सामने एक गुनहगार बनकर खड़ा था। नेहा ने गांव की लड़कियों को इकट्ठा किया और कहा, अब से कोई भी लड़की दहेज की वजह से शादी नहीं तोड़ेगी। अगर कोई लड़का दहेज मांगेगा तो वो खुद जेल जाएगा। गांव की लड़कियां कांप रही थीं, लेकिन अब उनकी आंखों में एक नई रोशनी थी। गांव की वह शाम कभी नहीं भूली जा सकती, जब रामशरण जी ने पहली बार अपनी बेटी को बिना दहेज के ठुकराया जाना सहा था। बेटी का जीवन उनके सामने बर्बाद हो चुका था, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके। गांव के लोग उनके घर के बाहर खड़े होकर फुसफुसा रहे थे, इसकी बेटी अब घर बैठी कुंवारी ही मर जाएगी, अब इसे कौन अपनाएगा। मां तो जैसे जिंदा लाश बन गई थी। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। पिता जब भी बेटी को देखते, उनकी आंखों में गहरी बेबसी तैरने लगती। नेहा सब देख रही थी, सब सुन रही थी, लेकिन उसने अपने दर्द को हथियार बना लिया। उस रात जब मां रोते रोते सो गई, नेहा उनकी मूदी हुई आंखों को देखकर फुसफुसाई, मां, मैं तुम्हें दुनिया के सामने झुकने नहीं दूंगी। नेहा ने बैग उठाया और गांव से शहर चली गई। शहर नया था, पर मुश्किलें वहीं पुरानी। पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, रहने का ठिकाना नहीं था। नेहा ने कई रातें बस स्टैंड और मंदिर के बरामदे में गुजारी। कई बार पेट में ऐसा दर्द उठा कि आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन खुद से किया गया वादा उसे उठने पर मजबूर कर देता। दिन में छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती, रात में खुद पढ़ती। अक्सर ठंड में खुले आसमान के नीचे बैठकर अपनी किताबों को सीने से लगा लेती, जैसे वही उसकी सबसे बड़ी ताकत हो। एक दिन रामशरण जी को एक चिट्ठी मिली। नेहा ने लिखा था, पापा, मैंने ठान लिया है, मैं कुछ बड़ा बनूंगी, लेकिन जब तक मैं वापस ना आऊं, आप किसी के सामने सिर मत झुकाना। पिता के हाथ कांपने लगे। उन्होंने चिट्ठी को सीने से लगा लिया और कहा, मेरी बेटी हारी नहीं है तो मैं भी नहीं हारूंगा। लेकिन गांव के लोग हर दिन ताने मारते, देखो, लड़की शहर भाग गई, अब जाने कौन सी बदनामी लेकर लौटेगी। रामशरण जी हर दिन ये बातें सुनते, लेकिन अब वे खामोश रहते, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी पर भरोसा था। 6 साल बाद नेहा की वापसी। गांव के वही लोग जिन्होंने कभी उसे ठुकराया था, आज सड़क पर खड़े थे। आईपीएस नेहा शर्मा लौट आई थी, सिर पर टोपी, आंखों में तेज, चाल में गर्व और दिल में वही पुराना घाव। गांव की हर लड़की छिपकर उसे देख रही थी, जैसे किसी देवी को देख रही हो। और तभी रामशरण जी दरवाजे पर खड़े हो गए। बेटी को वर्दी में देखकर उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े। मेरी बच्ची, तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। मां दौड़कर आई और बेटी को गले से लगा लिया। लेकिन नेहा के दिल में अभी एक और तूफान था, अजय और उसके परिवार का। थाने में अजय बैठा हुआ था, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। कभी दहेज के लिए ठुकराने वाला लड़का आज एक गुनहगार की तरह पुलिस स्टेशन में बैठा था। नेहा उसके सामने बैठी और बोली, अब क्या चाहिए? अब भी दहेज मांगोगे? अजय की आंखों में आंसू थे। नेहा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। नेहा ने ठंडी नजरों से उसे देखा और कहा, तुम्हें माफ कर दूं। जब मेरी मां रोती रही,
जब मेरे पिता शर्म से झुक गए थे, जब मुझे पूरे गांव के सामने बेइज्जत किया गया था, तब किसी ने मुझे माफी दी थी। अजय सिर झुकाकर खड़ा रहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नेहा ने गांव की लड़कियों को इकट्ठा किया और कहा, अब से कोई भी लड़की दहेज के कारण अपनी शादी नहीं तुड़वाएगी। अब अगर किसी ने दहेज मांगा तो वो जेल जाएगा। लड़कियों की आंखों में रोशनी चमक उठी। वही लोग जो कभी नेहा को ताने मारते थे, अब अपनी बेटियों के लिए उसे मिसाल बना रहे थे। गांव की मिट्टी में अब पहले जैसी महक नहीं थी। यहां अब बदलाव की सुगंध थी। आईपीएस नेहा शर्मा अब सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक चेतावनी बन चुकी थी उन लोगों के लिए जो दहेज को औरतों की जिंदगी का फैसला मानते थे। गांव की लड़कियां जो कभी घरों के अंदर दुबकी रहती थीं, अब सिर उठाकर चलने लगी थीं। लेकिन बदलाव कभी भी आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता। गांव के कई लोग अब भी उसे मनहूस मानते थे। इस लड़की ने अपनी शादी टूटने का बदला लिया है। अब गांव की लड़कियां बिगड़ जाएंगी। अगर ये औरतें पढ़ लिख गईं तो घर गृहस्थी कौन संभालेगा। पर अब नेहा डरने वालों में से नहीं थी। जिस लड़के ने कभी दहेज के लिए एक लड़की को ठुकरा दिया था, आज खुद सलाखों के पीछे था। लेकिन अजय का पिता रमेश चौहान अब भी अपनी सोच से नहीं बदला था। वह गांव में लोगों से कहता, लड़की को इतना पढ़ाना ही गलत था। अगर इसे चूल्हा चौका सिखाया होता तो आज ये हमारे घर की बहू होती, पुलिस की अफसर नहीं। नेहा को जब यह बात पता चली तो वह गुस्से से तिलमिला उठी। वह सीधा रमेश चौहान के घर पहुंची और उसके दरवाजे पर खड़ी होकर गर्जी, चौहान साहब, आप आज भी यही सोचते हैं कि लड़कियों को पढ़ाना गलत था तो सुन लीजिए। अगर मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया ना होता तो आज मैं भी किसी के घर में रो रही होती। गांव के लोग ये सुनकर सहम गए। रमेश चौहान का चेहरा सफेद पड़ गया। अब से इस गांव में अगर किसी ने दहेज मांगा तो वह अजय की तरह जेल जाएगा। रात को जब नेहा घर लौटी तो देखा माँ चुपचाप दीवार की ओर पीठ की बैठी थीं। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखें सूनी थीं। नेहा ने धीरे से माँ के कंधे पर हाथ रखा। माँ, क्या सोच रही हो? माँ ने एक गहरी सांस ली और कहा, नेहा, तुझे याद है जब तेरी शादी टूट गई थी तब मैं हर दिन मर रही थी। नेहा का गला भर आया। माँ, मैं जानती हूँ वो दिन तुम्हारे लिए बहुत दर्द भरे थे। माँ की आंखों से आंसू गिर पड़े। बेटी, तेरा संघर्ष देखकर मैं रो नहीं सकती थी, लेकिन रातों को जाग जाग कर भगवान से यही मांगती थी कि मेरी बेटी हार न जाए। नेहा ने माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ, अब मैं कभी नहीं हारूंगी। अब कोई भी लड़की इस दर्द से नहीं गुजरेगी। अगले दिन गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। लड़कियों को इतना आजाद कर देना भी ठीक नहीं है। अगर हर लड़की नेहा की तरह पुलिस बन जाएगी तो हमारे लड़कों की शादी कौन करेगा? अब दहेज लेना और देना दोनों बंद होना चाहिए। अगर कोई दहेज मांगे तो उसे गांव से निकाल देना चाहिए। गांव की महिलाओं की आंखों में पहली बार उम्मीद जगी। नेहा ने खड़े होकर कहा, अब यह गांव बदलेगा। अब यहां कोई लड़की अपने सपनों को कुर्बान नहीं करेगी। उसी शाम जब नेहा थाने में थी, अजय की मां गिरते पड़ते वहां पहुंची। उनकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर दर्द था। बेटी, मुझ पर रहम कर दे। मेरा बेटा गलती कर चुका, लेकिन वह अब बदल गया है। नेहा ने उन्हें देखा। कभी उसकी मां भी ऐसी ही रोई थी। नेहा की आंखों में पानी आ गया। अजय की मां थाने के फर्श पर बैठ गईं। उनकी साड़ी धूल में लिपट चुकी थी, चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। बेटा, तेरा दिल पत्थर का हो गया है। तू तो हमारी ही बेटी थी, फिर आज इतनी बेरहम क्यों बन गई? नेहा खामोश खड़ी रही। उसके अंदर अतीत की जलती चिंगारियां भड़कने लगीं। यही औरत थी जो शादी वाले दिन उसके माँ बाप के सामने बैठकर ताने कस रही थी। जब देने को कुछ था ही नहीं तो रिश्ता क्यों जोड़ा? यही औरत थी जिसने अपने बेटे की शादी टूटने के बाद पूरे गांव में यह कहकर मजाक उड़ाया था, अच्छा हुआ अजय की शादी इस लड़की से नहीं हुई। गरीब की बेटी थी, उसके भाग्य में हमारे घर की बहू बनना नहीं था। और आज वही औरत उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी। नेहा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में नफरत की आग थी। आज तुम्हें दया आ रही है? जब मेरी मां रोती थी, जब मेरे पिता शर्म से सिर झुकाकर बैठे थे, जब मेरी इज्जत को पैसों से तोला गया था, तब तुम्हारा दिल कहां था? अजय की मां फूट फूट कर रोने लगी। बेटा, मैं जानती हूं कि हमने गलत किया, लेकिन अब मेरा बेटा बहुत बदल गया है। नेहा का खून खौल उठा।
उसने ठंडी आवाज में कहा, अब पछताने से कुछ नहीं बदलेगा। जय की मां ने उसके पैरों पर गिरना चाहा, लेकिन नेहा पीछे हट गई। जब मेरी मां बेहोश पड़ी थी, जब मेरे पिता टूटी दीवार की तरह चुपचाप बैठे थे, जब मैं समाज के तानों में जल रही थी, तब तुमने मेरे लिए कोई दया नहीं दिखाई थी। तो अब मैं तुम्हारे लिए क्यों सोचूं? अजय की मां जमीन पर गिर पड़ी। उनकी चीखें पूरे थाने में गूंजने लगीं, लेकिन नेहा ने कोई भावनाएं नहीं दिखाईं। वह मुड़ी और अपनी कुर्सी पर बैठ गई। सिपाही, इन्हें बाहर ले जाओ और अजय की बेल की अर्जी को खारिज कर दो। अजय की मां को जबरदस्ती थाने से बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने आखिरी बार नेहा की ओर देखा, लेकिन वहां कोई दया नहीं थी, बस ठंडा, कड़वा बदला था। रामशरण जी की हालत और मां की खामोशी। नेहा जब घर पहुंची तो देखा पिता चारपाई पर लेटे थे, कमजोर, बीमार और बहुत थके हुए। बाबूजी, आप कुछ खा क्यों नहीं रहे? रामशरण जी ने धीरे से आंखें खोली। उन्होंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और कांपती आवाज में कहा, बेटा, क्या मैंने सही किया था जब तुझे पढ़ने के लिए भेजा? नेहा की आंखें भर आईं। बाबूजी, अगर आप मुझे पढ़ने नहीं भेजते तो मैं आज भी किसी अजय की दासी बनकर घुट घुट कर जी रही होती। रामशरण जी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उनके चेहरे की थकान नेहा को चुभ रही थी। मां भी खामोश थी। उनका चेहरा देख नेहा को एहसास हुआ, उनकी मां अब भी पूरी तरह नहीं जीत पाई थी। उनके अंदर अब भी वो डर था, वो सदमे थे जो समाज ने उन्हें दिए थे। अब नेहा की असली लड़ाई शुरू हो चुकी थी, अपनी मां की टूटी आत्मा को फिर से जोड़ना। गांव में कई लोग अब भी नेहा से जल रहे थे। एक औरत होकर इतनी हिम्मत, अब यह हमें सिखाएगी कि हमें क्या करना चाहिए। हमें इसे रोकना होगा, नहीं तो हमारी बहुएं भी सिर उठा लेंगी। गांव के कुछ दबंगों ने मिलकर एक साजिश रची। रात को जब नेहा अपने घर लौट रही थी, 4 लोग अचानक झाड़ियों से निकले और उसे घेर लिया। बहुत उड़ रही है ना तू, तेरा घमंड तोड़ेंगे आज। नेहा के सामने अब सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो झुक जाए या फिर लड़ जाए, और नेहा लड़ने के लिए ही बनी थी। उसने बिना एक पल गंवाए एक आदमी के पेट में घूंसा मारा, दूसरे की कलाई मरोड़ दी, लेकिन तभी किसी ने उसकी पीठ पर वार किया। दर्द की एक लहर उसकी रीढ़ में दौड़ गई और वह जमीन पर गिर गई। उसके सिर से खून बहने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक पत्थर उठाया और सामने खड़े आदमी के सिर पर दे मारा। चीखें गूंज उठीं। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन नेहा की आंखें धुंधला रही थीं। अचानक उसे सब कुछ अंधेरा लगने लगा और वह जमीन पर बेहोश हो गई। सुबह जब गांव वालों को खबर मिली कि आईपीएस नेहा पर हमला हुआ है, तो चारों ओर हड़कंप मच गया। मां जैसे पागल हो गई थी। मुझे मेरी बेटी के पास ले चलो। उन्होंने नेहा को खून से लथपथ देखा तो जोर से चीख उठी, हे भगवान, मेरी बेटी को बचा लो। गांव के कई लोग अब भी यह देख चुपचाप खड़े थे। कुछ को खुशी हो रही थी कि नेहा हार गई, कुछ को डर था कि अब क्या होगा। लेकिन अचानक नेहा की उंगलियां हिलीं। उसने अपनी आंखें खोलीं और दर्द से कराहते हुए उठने की कोशिश की। मां ने उसे पकड़ लिया और रोते हुए बोली, बेटा, अब मत लड़, अब बहुत हो गया। लेकिन नेहा ने अपने माथे से खून पोंछा और धीरे से कहा, नहीं मां, अब तो बस शुरुआत हुई है। नेहा का शरीर दर्द से टूटा हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी उतनी ही मजबूत थी। मां ने उसे अपने आंचल से उसका खून साफ किया और कांपते हुए बोली, बेटा, अब और नहीं, अब हमें गांव छोड़ देना चाहिए। नेहा ने मां की आंखों में देखा, वहां सिर्फ डर था, वही डर जिसने अब तक लाखों औरतों की आवाज को दबा दिया था। लेकिन नेहा का सपना खून से भीगकर और ज्यादा मजबूत हो गया था। उसने अपनी फटी वर्दी पर हाथ फेरा और कहा, नहीं मां, अब अगर मैं रुकी तो हर लड़की रुकेगी, अगर मैं झुकी तो फिर कोई नहीं उठ पाएगा। पिता चारपाई से उठने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनका कमजोर शरीर उनका साथ नहीं दे रहा था। बेटा, तेरा यह युद्ध कब खत्म होगा? नेहा की आंखें चमक उठीं। जब तक एक भी लड़की दहेज की आग में जल रही है, जब तक एक भी पिता समाज के डर से सिर झुका रहा है, जब तक कोई मां अपनी बेटी के लिए रातों को रोती है, तब तक यह युद्ध खत्म नहीं होगा बाबूजी। नेहा पर हुए हमले की खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। कुछ लोग डर गए थे, कुछ खुश थे और कुछ इस लड़ाई में उसके साथ खड़े होने को तैयार थे। लेकिन गांव के बड़े बुजुर्ग अब भी यही मानते थे
कि औरतों को इतना सिर उठाने की जरूरत नहीं है। गांव के ठाकुर साहब, जो अब तक चुप थे, पंचायत में बोले, अगर हम नेहा को और आगे बढ़ने देंगे तो कल को हमारी अपनी औरतें भी हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएंगी। अब इसे रोकना होगा। लेकिन वहीं गांव की कुछ औरतें अब तक अपने घरों में बंद थीं, आज पहली बार बाहर आईं। नेहा ने जो किया वह गलत नहीं था। अब हमारी बेटियां डर कर नहीं जींगी। अब अगर किसी ने दहेज मांगा तो हम भी पुलिस बुलाएंगे। गांव दो हिस्सों में बढ़ चुका था, एक जो बदलाव से डर रहा था और दूसरा जो बदलाव लाने के लिए तैयार था। जेल में बैठा अजय यह सब देख रहा था। जिस लड़की को उसने ठुकराया था वह आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन चुकी थी। उसकी आंखों में अब पछतावे की जगह नफरत थी। नेहा, तूने मुझे जेल भेजा, मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। अजय ने जेल से अपने कुछ लोगों को बुलवाया। नेहा को मिटा दो, इसे खत्म कर दो। रात के अंधेरे में 4 लोग नेहा के घर में घुस आए। मां रसोई में थीं। उन्होंने दरवाजे पर हलचल सुनी और बाहर आईं। कौन है? अचानक एक आदमी ने उनका मुंह दबा लिया और उन्हें जमीन पर पटक दिया। तेरी बेटी बहुत तेज बन रही है ना? अब इसे देख कैसे उसकी मां को तड़पाते हैं। मां जोर जोर से छटपटाने लगी, लेकिन 4 लोगों के सामने उनकी ताकत कुछ भी नहीं थी। उनका चूड़ा जमीन पर गिर गया, आंचल फट गया और आंखों में डर समा गया। नेहा, बचा ले मुझे। नेहा जब ड्यूटी से लौटी तो उसने अपने घर का टूटा दरवाजा देखा। अंदर गई तो देखा मां जमीन पर पड़ी थीं। उनकी साड़ी अस्त व्यस्त थी, चेहरे पर चोट के निशान थे और उनकी आंखें खाली हो चुकी थीं। उसने मां को उठाया, उनके गाल थपथपाए, लेकिन मां सुन्न थीं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। मां, क्या हुआ? बताओ मां। मां की जुबान कांप रही थी। बेटा, वो लोग तुझे मारने आए थे, पर जब तू नहीं थी तो उन्होंने मुझे मारा, घसीटा और मुझे बहुत पीटा, बुरी तरह से पीटा। बेटा। नेहा का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसकी आंखें खून से भर गईं। उसने मां को गले से लगाया, लेकिन अब उसके अंदर बस आग थी, एक जलती हुई आग। अब कोई नहीं बचेगा। मां की आंखों में अब कोई भाव नहीं था। उनका आत्मसम्मान, उनकी हिम्मत, सब कुछ कुचल दिया गया था। नेहा उन्हें हिलाती रही, पुकारती रही, लेकिन मां बस एक बेजान मूर्ति की तरह बैठी रही। मां, देखो, मैं आ गई, तुम्हारी बेटी आ गई। मां की सूनी आंखें नेहा के चेहरे पर टिक गईं। वहां कोई रोष नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, बस एक दर्द था जो उनकी आत्मा तक समा चुका था। फिर उन्होंने कांपते हुए नेहा का हाथ पकड़ा और धीरे से बोली, बेटा, तुझे लड़ते लड़ते कितना समय हो गया। नेहा का दिल बैठ गया। मां, यह लड़ाई तो अब शुरू हुई है। मां ने एक हल्की हंसी हंसी, लेकिन वह हंसी ऐसी थी जिसमें हार थी, जिसमें टूटन थी। बेटा, औरत चाहे जितनी भी ताकतवर हो जाए, समाज उसे तोड़ ही देता है। देख, आज मैं भी टूट गई ना। नेहा ने मां को कसकर गले लगा लिया। नहीं मां, तुम टूटी नहीं हो। मैंने वादा किया था कि अब कोई और मां नहीं रोएगी, तो मैं अपनी मां को भी नहीं टूटने दूंगी। मां की आंखों से फिर आंसू बह निकले। बेटा, तुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए उन्होंने मुझे मारा, मुझे घसीटा। मैं चीखती रही, लेकिन कोई मदद करने नहीं आया। नेहा का खून उबल उठा, उसकी मुट्ठियां कस गईं, उसकी आंखें अंगारों की तरह जल उठीं। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी मां, किसी को भी नहीं। अगले दिन नेहा गांव की पंचायत के बीच पहुंची। गांव के बड़े बुजुर्ग, ठाकुर, पटेल और वे लोग भी खड़े थे जो कल तक दहेज के समर्थन में थे। नेहा की आंखों में गुस्सा था, लेकिन उसकी आवाज में सिर्फ दर्द था। कहाँ हैं वे लोग जिन्होंने मेरी मां को पीटा, जिनकी वजह से आज एक औरत की आत्मा छलनी हो गई? पूरा गांव चुप था। नेहा आगे बढ़ी और ठाकुर साहब की आंखों में आंखें डालकर कहा, याद रखो, जब भी कोई औरत अपनी इज्जत और आत्मसम्मान के लिए खड़ी होती है तो उसे कुचलने की साजिश होती है। लेकिन मैं कुचलने वालों में से नहीं हूं, मैं वो हूं जो अब कुचलने वालों को कुचलना जानती है। उसी शाम एक खबर आई, अजय को जमानत मिल गई थी। नेहा के हाथ में रिपोर्ट आई जिसमें लिखा था कि कुछ प्रभावशाली लोगों ने उसे छुड़वाया है। नेहा के दिमाग में गुस्से की लहर दौड़ गई। तो अब कानून का भी मजाक बनाया जाएगा। उसी रात अजय गांव में वापस लौटा। उसके चेहरे पर घमंड था।
वह सीधा नेहा के घर के सामने जाकर रुका और जोर से ताली बजाई। देखा नेहा, तूने मुझे जेल भेजा, लेकिन मैं फिर बाहर आ गया। तू क्या कर लेगी माँ? जो अब तक खामोश थीं, अचानक चौंक गईं। उन्होंने घबराकर नेहा का हाथ पकड़ लिया। बेटा, यह आदमी खतरनाक है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन नेहा अब डरने वालों में से नहीं थी। उसने अजय की तरफ देखा और ठंडी आवाज में कहा, अब तेरी असली सजा शुरू होगी अजय। अजय हंसा। ओह, तो अब तू मुझे सजा देगी? अरे, औरतों का काम सिर्फ घर संभालना होता है, कानून और बदले की लड़ाई नहीं। नेहा ने आगे बढ़कर अजय के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। पूरा गांव देखता रह गया। अजय बौखला गया। तूने मुझे मारा? तू भूल गई कि एक औरत चाहे जितनी भी ताकतवर हो जाए, उसे झुकना ही पड़ता है। नेहा के होंठों पर एक हल्की मुस्कान आई। और तू भूल गया कि मैं अब वो लड़की नहीं हूं जिसे तूने दहेज के नाम पर ठुकरा दिया था। मैं अब वो औरत हूं जो अपनी मां, अपनी बहनों और हर उस लड़की के लिए लड़ूंगी जिसे समाज ने कमजोर समझा है। रात को मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उनका शरीर ठंडा हो रहा था, सांसें धीमी हो रही थीं। नेहा ने घबराकर उनका हाथ थामा। मां, कुछ मत बोलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन मां की आंखों में सिर्फ आंसू थे। बेटा, तूने बहुत सहा, लेकिन मैं अब और नहीं सह सकती। नेहा की आंखों से आंसू टपकने लगे। मां, तुम मेरे लिए जीना होगा। तुम मेरी ताकत हो। अगर तुम हार जाओगी तो मैं कैसे लड़ूंगी? मां ने कांपते होठों से धीरे से कहा। बेटा, अगर मैं हार भी जाऊं तो तू हार मत मानना। और मां की आंखें बंद हो गईं। एक ठंडी खामोशी छा गई। नेहा ने मां को झकझोरा। नहीं मां, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं मां। लेकिन मां अब नहीं उठी। उनकी आत्मा इस दर्द से मुक्त हो गई थी। नेहा जमीन पर गिर पड़ी। उसने मां का चेहरा अपनी गोद में रखा और फूट फूट कर रोने लगी। गांव के लोग देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उन्होंने देखा था कि एक मां को तड़पा तड़पा कर मार दिया गया था। अब नेहा की जंग और भी खतरनाक होगी। अब यह लड़ाई सिर्फ न्याय की नहीं रही, अब यह लड़ाई बदले की बन चुकी थी। नेहा की आंखों में आंसू सूख चुके थे। उसकी आत्मा अब पूरी तरह बदल चुकी थी। अब कोई माफी नहीं मिलेगी, अब सिर्फ सजा होगी। नेहा की मां की मौत को सिर्फ 2 दिन हुए थे। घर में अभी भी मातम पसरा था, लेकिन बाहर दुनिया अपनी चाल में चल रही थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। गांव में कहीं कोई मातम नहीं था, कहीं कोई रोष नहीं था। जैसे एक मां की इज्जत तार तार होना और उसकी मौत एक मामूली बात थी। लेकिन नेहा के भीतर कुछ टूट चुका था। अब यह सिर्फ उसकी मां की लड़ाई नहीं थी, अब यह लड़ाई हर उस लड़की के लिए थी जो इस दहेज रूपी दानव की बलि चढ़ चुकी थी। वो घर जहां दहेज ने लड़कियों को जला दिया। नेहा की मां की मौत के 3रे दिन वह गांव की पुरानी गली में पहुंची, जहां कभी रश्मि, सुनीता, पूजा और न जाने कितनी लड़कियां ब्याह कर आई थीं। लेकिन अब वे इस दुनिया में नहीं थीं। उनमें से किसी को मिट्टी का तेल डालकर जलाया गया था, किसी को कुएं में फेंक दिया गया था, किसी के गले में फांसी का फंदा डालकर उसे आत्महत्या का नाम दे दिया गया था। और समाज, वह चुप था। नेहा ने उन घरों की दीवारों को छुआ। वहां आज भी जले हुए धब्बे थे, जो उन मासूम लड़कियों की आखिरी चीखों की निशानी थे। उसने एक बूढ़ी अम्मा से पूछा, अम्मा, ये सब कब हुआ था? अम्मा की आंखों में पानी आ गया। बेटा, ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है, सालों से ऐसे ही हो रहा है। कोई बेटी जलती है, कोई फांसी पर लटकी मिलती है, कोई जहर खा लेती है। लेकिन उनका दोष क्या था? सिर्फ यही कि उनके गरीब माँ बाप दहेज नहीं दे पाए। नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। और इन लड़कियों के हत्यारों का क्या हुआ अम्मा? अम्मा हंस पड़ी। लेकिन वह हंसी नहीं थी, वह तंज था, वह दर्द था। कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ भी नहीं। कोई केस नहीं हुआ, कोई जेल नहीं गया। सबका मुंह बंद कर दिया गया, कभी पैसों से, कभी धमकी से। नेहा का खून खौल उठा। अब मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नेहा ने अगले ही दिन गांव की हर लड़की को इकट्ठा किया। आज हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, आज हम लड़ेंगे। आज हम उन लड़कियों का बदला लेंगे जिनकी चीखों को इस समाज ने अनसुना कर दिया। गांव की कई औरतें सामने आईं, जिनकी बेटियों को दहेज के लिए जला दिया गया था। नेहा बेटी, हमें भी न्याय चाहिए। अब यह सिर्फ नेहा की लड़ाई नहीं थी, अब यह उन सभी लड़कियों की लड़ाई थी
जो अब और जलना नहीं चाहती थीं। लेकिन दूसरी ओर गांव के ठाकुर, पटेल और बड़े लोग यह देख रहे थे। अब यह लड़की हद से ज्यादा आगे बढ़ रही है, इसे रोकना होगा। और उस रात नेहा अपने कमरे में बैठी थी कि अचानक बाहर से जोर जोर की चीखें सुनाई दी। बचाओ, बचाओ! वह दौड़कर बाहर आई। गांव के बीचों बीच राधा नाम की लड़की के घर से आग की लपटें उठ रही थीं। उसके पति और ससुराल वालों ने उसे जिंदा जला दिया था, क्योंकि उसके पिता ने दहेज में गाड़ी नहीं दी थी। राधा की चीखें पूरे गांव में गूंज रही थीं। मैंने क्या बिगाड़ा था, मुझे मत जलाओ। लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। वह तड़पती रही, जलती रही और देखते ही देखते राख में बदल गई। नेहा उस घर की ओर भागी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आंखों के सामने एक और लड़की दहेज के नाम पर खत्म कर दी गई थी। अब नेहा चुप नहीं रह सकती थी। अब न्याय की लड़ाई एक युद्ध बन चुकी थी। राधा का जलता हुआ शरीर अब सिर्फ राख बन चुका था। चारों तरफ धुआं था, पर इंसानियत कहीं नहीं थी। गांव वाले दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। कुछ औरतें रो रही थीं, लेकिन कोई आगे बढ़कर यह नहीं कह रहा था कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। नेहा राधा की जली हुई लाश के सामने घुटनों के बल गिर पड़ी। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसके भीतर एक ज्वालामुखी फूटने को तैयार था। राधा, तूने तो मुझसे कहा था कि तू भी पढ़ेगी, नौकरी करेगी, फिर क्यों चली गई? लेकिन राख के ढेर से कोई जवाब नहीं आया। बस हवा में फैली थी वो चीखें, जो शायद अब भी इंसाफ मांग रही थीं। गुनहगार खुलेआम घूम रहे थे। नेहा ने खुद को संभाला और सीधे गांव के थाने पहुंची। इंस्पेक्टर साहब, राधा को उसके ससुराल वालों ने जिंदा जला दिया, उन पर कार्रवाई कीजिए। इंस्पेक्टर कुर्सी पर बैठा बीड़ी पी रहा था। उसने नजर उठाई और हल्की हंसी में बोला, नेहा जी, आपको तो पता ही होगा, यह घरेलू मामला है। ससुराल वालों ने कह दिया कि राधा ने खुद आग लगाई, तो अब हम क्या करें? नेहा का खून खौल उठा। खुद आग लगाई? वो तड़पती रही, चीखती रही। कोई औरत खुद को ऐसे जिंदा जलाएगी? लेकिन इंस्पेक्टर टेबल पर उंगलियां बजाने लगा। देखिए मैडम, ये दहेज के केस तो वैसे भी मुश्किल होते हैं, कोर्ट में सालों लगते हैं। वैसे भी ठाकुर साहब इस गांव के बड़े आदमी हैं, उनकी इज्जत का सवाल है। अब नेहा की आंखों में खून उतर आया। ठाकुर साहब की इज्जत से ज्यादा जरूरी एक बेटी की जिंदगी थी। लेकिन नहीं, तुम सबके लिए इज्जत सिर्फ उन लोगों की होती है जिनके पास ताकत और पैसा है ना? इंस्पेक्टर चुप रहा। अगर तुमने इन दरिंदों को गिरफ्तार नहीं किया तो अगली लाश तुम्हारी चौखट पर होगी और तब कोई पुलिस वाला भी नहीं आएगा। आखिरकार गिरफ्तारी, लेकिन नेहा के लगातार दबाव बनाने के बाद राधा के पति, सास और ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन गांव के ठाकुर अब भी चुप नहीं बैठे। इस लड़की को अब सबक सिखाना होगा। अगले ही दिन नेहा के घर पर फिर हमला हुआ। 4 लोग आधी रात को उसके घर में घुसे। एक ने तकिए से उसका मुंह दबाने की कोशिश की, दूसरे ने उसके हाथ पकड़े, तीसरा चिल्लाया, इसे खत्म कर दो, नहीं तो यह हमें खत्म कर देगी। लेकिन इस बार नेहा तैयार थी। उसने एक हाथ से अपने सिरहाने रखा, लैंप उठाया और सीधे एक आदमी के सिर पर दे मारा। दूसरे को जोर से धक्का दिया और पास रखी लकड़ी उठाकर उस पर वार कर दिया। अचानक बाकी 2 डरकर भागने लगे, लेकिन नेहा ने उनका पीछा किया और रास्ते में उनके सामने खड़ी हो गई। अब तुम लोग मुझे मारोगे? तो आओ, आज आखिरी खेल खेल लेते हैं, अब खून बहेगा। गांव में अब हलचल मच चुकी थी। कई लड़कियां और औरतें जो अब तक चुप थीं, वो भी बाहर आ गईं। अब बहुत हुआ, हमारी बहनें जलती रहीं, हमारा दर्द दबता रहा, लेकिन अब हम नहीं रुकेंगे। अब यह लड़ाई सिर्फ नेहा की नहीं थी, यह लड़ाई पूरे गांव की औरतों की बन चुकी थी। गांव में अब कुछ बदल चुका था। जो औरतें सदियों से डर डर कर जी रही थीं, जो अपनी बेटियों की लाशें उठाती रहीं, अब वे अपने डर को दफना चुकी थीं। राधा की मौत ने सिर्फ नेहा को नहीं, बल्कि पूरे गांव की औरतों को झकझोर दिया था। अब यह सिर्फ एक लड़की की लड़ाई नहीं रही, अब यह हर उस औरत की लड़ाई थी जिसे किसी न किसी बहाने से कुचला गया था। उस रात जब नेहा पर हमला हुआ था, तब पहली बार गांव की औरतें एक साथ निकलीं। उनकी आंखों में आंसू थे, पर हाथों में लाठियां थीं। बहुत सह लिया हमने, अब नहीं, आज हम अपने लिए लड़ेंगे। पूरा गांव इस नजारे को देख रहा था। कुछ मर्द हंस रहे थे, कुछ डर गए थे
और कुछ गुस्से में थे कि अब ये औरतें सिर उठा रही हैं तो आगे क्या होगा। ठाकुर के घर की दहलीज पर न्याय की दस्तक। नेहा सबसे आगे थी। उसने ठाकुर के घर का दरवाजा जोर से खटखटाया। बाहर आ ठाकुर, आज तेरा हिसाब होगा। गांव के आदमी घरों से झांक रहे थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि किसी औरत ने ठाकुर के दरवाजे पर जाकर उसे चुनौती दी हो। कुछ ही देर में ठाकुर बाहर निकला। उसके साथ उसके बेटे और कुछ गुंडे खड़े थे। अरे, ये क्या हो रहा है? औरतों ने हथियार उठा लिए। ठाकुर हंसा, लेकिन उसकी हंसी में हल्की घबराहट थी। नेहा, तुझे लग रहा है कि तू ये भीड़ लेकर आएगी और मैं डर जाऊंगा? नेहा की आंखें गुस्से से जल रही थीं। डर तू आज नहीं, लेकिन कल जरूर जाएगा, क्योंकि अब तेरा राज खत्म होगा। गांव की औरतें एक साथ चिल्लाने लगीं। राधा को न्याय चाहिए, हमारी बहनों की हत्याओं का बदला चाहिए। दहेज के नाम पर अब कोई और जलाए नहीं जाएगा। ठाकुर के चेहरे पर अब गुस्सा आ गया। जा, कर ले जो करना है। कानून हमारे हाथ में है, सरकार हमारे साथ है, और ये गांव आज भी मर्दों का है। लेकिन इस बार मर्दों का नहीं, औरतों का गुस्सा बोल रहा था। जब कानून भी बिक जाए तब इंसाफ खुद लिया जाता है। नेहा ने ठाकुर के सामने खड़े होकर कहा, ठाकुर, मैंने तुझे बहुत मौके दिए, लेकिन अब तूने हद पार कर दी। और तभी नेहा ने अपने पीछे खड़ी औरतों की ओर इशारा किया। अचानक सबने अपने हाथों की लाठियां उठा लीं और ठाकुर के घर की ओर बढ़ने लगीं। ठाकुर का बेटा चिल्लाया, अगर किसी ने आगे कदम बढ़ाया तो गोली मार देंगे। लेकिन इस बार किसी ने अपने कदम पीछे नहीं हटाए। इस बार औरतें न डरीं न रुकीं। ठाकुर के गुंडों ने बंदूकें तानी, लेकिन तभी नेहा चिल्लाई, जिसने भी गोली चलाई, याद रखना उसकी मां बहनें भी इसी समाज में रहती हैं। गांव की बाकी औरतों ने भी अपने घरों से बाहर निकलना शुरू कर दिया। अब सिर्फ 20-25 नहीं, बल्कि सैकड़ों औरतें ठाकुर के घर के सामने खड़ी थीं। अब ठाकुर और उसके लोग डरने लगे। जो औरतें कल तक डरकर जीती थीं, आज वो मौत से भी नहीं डर रही थीं। एक बुजुर्ग औरत ठाकुर के पास आई और थूक कर बोली, हमने तुझे राजा बना दिया, लेकिन तूने हमारी बेटियों की लाशें बनाई। अब तेरा वक्त पूरा हुआ। गांव की औरतों ने ठाकुर और उसके गुंडों पर हमला कर दिया। कुछ लाठियां पड़ी, कुछ थप्पड़, कुछ घूंसे, और कुछ ही देर में ठाकुर और उसके लोग जमीन पर पड़े कराह रहे थे। गांव के आदमी सब देख रहे थे, लेकिन इस बार किसी ने इन औरतों को रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वे जानते थे अब न्याय खुद अपने हाथों में लिया जा रहा था। ठाकुर और उसके गुंडे अब जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। गांव की औरतों ने उन्हें वहीं पटक दिया था जहां सालों से उनकी बेटियों का खून गिराया गया था। यह वो जगह थी जहां रश्मि जली थी, जहां सुनीता को फांसी पर लटकाया गया था, जहां पूजा को कुएं में फेंक दिया गया था। आज पहली बार उनके हत्यारे उसी जमीन पर औंधे मुंह गिरे थे। गांव के लोग यह सब देख रहे थे, लेकिन अब कोई भी उन औरतों को रोकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अब यह न्याय है। नेहा ने आगे बढ़कर ठाकुर की गर्दन पकड़ ली। तूने सोचा था कि हमेशा जीतता रहेगा, कि तेरा डर हमें हमेशा झुकाए रखेगा। देख, आज तेरा डर खत्म हो गया ठाकुर। ठाकुर की आंखों में अब भी घमंड था। नेहा, तू चाहे जो कर ले, लेकिन ये समाज मर्दों का है। तेरा गुस्सा एक दिन ठंडा हो जाएगा और फिर सब वैसे ही चलेगा जैसे चलता आया है। नेहा ने जोर से उसकी गर्दन झकझोरी। नहीं ठाकुर, अब वो दिन नहीं लौटेंगे। अब हर बेटी तेरे जैसे दरिंदों को जवाब देगी। गांव की औरतें चिल्लाने लगीं, इसे गांव से निकालो। हम अब और अन्याय नहीं सहेंगे। हमारी बेटियां अब नहीं जलेंगी। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। ठाकुर को गांव से बाहर निकाल दिया गया। उसके गुंडों को भी पीटकर भगा दिया गया। लेकिन नेहा जानती थी कि यह अंत नहीं था, क्योंकि अब असली लड़ाई समाज से थी। दहेज का दानव सिर्फ ठाकुर नहीं था। दहेज का दानव हर उस घर में बैठा था जहां बेटी को बोझ समझा जाता था, जहां माँ बाप अपनी बचत बेटी की शादी में झोंक देते थे, लेकिन उसकी पढ़ाई में नहीं, जहां बहू को सिर्फ इसलिए सताया जाता था क्योंकि वह कम दहेज लेकर आई थी। अब हमें अपने घरों से यह आग बुझानी होगी। नेहा ने गांव की सभी लड़कियों और औरतों को इकट्ठा किया। हमने ठाकुर को हरा दिया, लेकिन अगर हमने अपनी सोच नहीं बदली तो फिर कोई और ठाकुर पैदा हो जाएगा। अब हमें अपनी बेटियों को सिखाना होगा कि वे कमजोर नहीं हैं।
उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना होगा ताकि उन्हें कभी किसी के आगे झुकना न पड़े। गांव में आज पहली बार लड़कियों के लिए स्कूल खोलने की बात हुई। आज पहली बार औरतों ने दहेज लेने वाले घरों का बहिष्कार करने की शपथ ली। आज पहली बार मर्दों ने भी अपनी बहनों और बेटियों के लिए खड़े होने की हिम्मत दिखाई। लेकिन समाज इतनी जल्दी नहीं बदलता। जैसे ही नेहा और उसकी साथियों ने यह अभियान शुरू किया, गांव के कुछ पुरुष भड़क उठे। यह औरतें अब हमें सिखाएंगी, अगर हम दहेज नहीं लेंगे तो हमारा रुतबा कैसे बनेगा? अगर लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख जाएंगी तो हमारी बात कौन मानेगा? और फिर एक नई साजिश शुरू हो गई। रात के अंधेरे में नेहा के स्कूल में आग लगा दी गई। किसी ने वहां पर एक पत्र छोड़ा, औरतों की हद यहीं तक है, इससे आगे बढ़ी तो जलाकर खत्म कर दी जाओगी। जिस रात स्कूल जलाया गया उस रात सिर्फ दीवारें नहीं जलीं, नेहा का धैर्य भी जलकर राख हो गया। अब यह सिर्फ एक विरोध नहीं था, अब यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, अब यह युद्ध था। अब मैं लड़ूंगी। आखिरी सांस तक नेहा गांव की सबसे ऊंची पहाड़ी पर खड़ी थी। उसके पीछे गांव की सैकड़ों औरतें खड़ी थीं, लाठियां हाथ में लिए, आंखों में आग लिए। आज तक हम सिर्फ सहते आए हैं, अब हम वार करेंगे। अब अगर हमारे अधिकारों को जलाया जाएगा तो हम राख से फिर खड़े होंगे। अब यह गांव नहीं, यह हमारी क्रांति की जमीन होगी। गांव के कई आदमी अब भी सोच रहे थे कि औरतें बस गुस्से में हैं, कुछ दिन में शांत हो जाएंगी। लेकिन अब नेहा को शांत करना नामुमकिन था, क्योंकि उसने झांसी की रानी की तरह कसम खा ली थी। अब इस धरती पर कोई बेटी नहीं जलेगी, अब कोई औरत घुटकर नहीं मरेगी, और अगर किसी ने हमें जलाने की कोशिश की तो हम उसे राख में बदल देंगे। सामंतों की नई चाल और नेहा के खिलाफ साजिश। ठाकुर और उसके लोग नेहा को हर हाल में रोकना चाहते थे। उन्होंने पुलिस और प्रशासन को खरीद लिया। यह लड़की समाज में जहर फैला रही है, अगर इसे नहीं रोका गया तो गांव की बाकी औरतें भी बगावत कर देंगी। अब इसे खत्म करना ही होगा। गांव के चौधरी, पंडित और बड़े व्यापारी भी ठाकुर के साथ हो गए। नेहा के घर के बाहर गुप्त रूप से हथियारबंद लोग तैनात कर दिए गए। आधी रात जब नेहा को मारने की कोशिश की गई, नेहा अपने घर में अकेली थी। तभी अचानक दरवाजा जोर से हिला। ठाकुर के गुंडे भीतर घुस आए। आज तुझे मिटा देंगे नेहा। लेकिन इस बार नेहा तैयार थी। जैसे ही पहला आदमी आगे बढ़ा, नेहा ने पीछे से तलवार निकाल ली। हाँ, अब यह लड़ाई उसी तरह होगी जैसी झांसी की रानी ने की थी। नेहा ने सीधे एक गुंडे के हाथ पर वार किया। खून की धार फूट पड़ी। दूसरा गुंडा पिस्तौल निकालने ही वाला था कि नेहा ने अपने पैर से उसकी कलाई पर ऐसा वार किया कि बंदूक जमीन पर गिर पड़ी। तीसरा आदमी पीछे हटने लगा, लेकिन तब तक गांव की बाकी औरतें भी वहां आ गईं। अब हम नहीं डरेंगी, अब हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। अब पूरा गांव जंग के मैदान में बदल चुका था। नेहा ने देखा कि अब वक्त आ गया था कि हर औरत को इस लड़ाई में उतारा जाए। तुम्हारे हाथों में अब सिर्फ किचन के बर्तन नहीं होंगे, तुम्हारे हाथों में तलवारें होंगी। अब हमें अपने अस्तित्व के लिए लड़ना होगा, नहीं तो हम हमेशा दबाए जाते रहेंगे। गांव की हर लड़की, हर औरत ने लाठियां उठा लीं। पुरुषों की एक टोली गांव में उनका रास्ता रोकने के लिए खड़ी थी। ठाकुर चिल्लाया, अगर आज इन औरतों को नहीं रोका गया तो कल कोई भी मर्द इज्जत से नहीं रह पाएगा। नेहा ने अपनी तलवार हवा में घुमाई और गरज कर बोली, इज्जत इज्जत तब खत्म हो जाती है जब तुम हमें जलाते हो, मारते हो, कुचलते हो। अब हमारी बारी है। अब यह युद्ध था। चारों तरफ लाठियां चल रही थीं। औरतें मर्दों के सामने सीना तान कर खड़ी थीं। किसी के सिर पर वार हुआ, किसी की पीठ पर लाठियां पड़ी, लेकिन अब यह लड़ाई रुकने वाली नहीं थी। अब इस आग को कोई नहीं बुझा सकता। नेहा अब सिर्फ एक लड़की नहीं थी, अब वह झांसी की रानी बन चुकी थी। अब यह लड़ाई सिर्फ गांव तक नहीं रहेगी, अब यह आंदोलन पूरे देश में फैलेगा। अब हर बेटी, हर बहन, हर माँ नेहा की तरह तलवार उठाएगी। गांव की गलियों में धूल उड़ रही थी। चारों तरफ शोर था। औरतों की लाठियां चल रही थीं। पुरानी सोच के खिलाफ एक जंग छिड़ चुकी थी। नेहा गांव के चौक में खड़ी थी। उसकी आंखों में वही आग थी जो कभी झांसी की रानी की आंखों में थी। सामने ठाकुर और उसके आदमी हथियार ले खड़े थे। उनके पीछे गांव के कुछ लोग जो अब भी दहेज प्रथा को सही मानते थे, जिन्होंने हमेशा औरतों को दबाया था। नेहा अगर आज पीछे हट गई
तो तेरा घर बच जाएगा, तेरी जान बच जाएगी। लेकिन नेहा पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसने अपनी लाठी उठाई और जोर से जमीन पर मारी। आज हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि यह सिर्फ मेरी नहीं, आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है। आज हम टूटेंगे नहीं, हम टूटे हुए समाज को जोड़ेंगे। गांव की सारी औरतें एक साथ चिल्लाईं, अब कोई और राधा नहीं मरेगी, अब कोई और बेटी जलाई नहीं जाएगी। अब अगर कोई औरत को कमजोर समझेगा तो उसे हमारी ताकत का एहसास करवा देंगे। ठाकुर का आखिरी दांव और नेहा की अग्नि परीक्षा। ठाकुर जानता था कि अब ताकत से वह नेहा को नहीं रोक सकता, इसलिए उसने एक और चाल चली। नेहा के घर में आग लगा दी गई। रात के अंधेरे में नेहा की माँ और छोटी बहन घर के भीतर सो रही थीं। जब आग की लपटें उठने लगीं, तब पूरे गांव में भगदड़ मच गई। नेहा, तेरा घर जल रहा है। नेहा दौड़कर वहां पहुंची। आग इतनी तेज थी कि कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन नेहा झांसी की रानी थी, और झांसी की रानी आग से नहीं डरती। उसने बिना एक पल गंवाए खुद को गीले कपड़े से ढका और जलते हुए घर के अंदर कूद गई। धुएं से उसका दम घुट रहा था, आंखों में जलन थी, लेकिन उसके कदम रुके नहीं। वो सीढ़ियां चढ़ी। उसने अपनी मां को ढूंढा, उसे कंधे पर उठाया, फिर बहन को भी खींचा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। जब तक वह खुद बाहर निकली, तब तक उसकी बाहें जल चुकी थीं, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसकी मां और बहन जिंदा थीं। अब हम किसी से नहीं डरेंगे। जब यह खबर गांव में फैली, तो अब तक चुप रहने वाले लोग भी जाग उठे। अब यह सिर्फ औरतों की नहीं, गांव के हर उस इंसान की लड़ाई बन चुकी थी जो अन्याय के खिलाफ था। गांव के नौजवान जो अब तक चुप थे, वे भी नेहा के साथ आ गए। अब ठाकुर अकेला पड़ चुका था। उसके गुंडों ने भी उसका साथ छोड़ दिया, क्योंकि अब वे जान गए थे, अब औरतें सिर्फ सहेंगी नहीं, लड़ेंगी भी। नेहा की सेना और क्रांति की ज्वाला। नेहा ने अब गांव की हर लड़की को लड़ाई सिखानी शुरू कर दी। हम सिर्फ घर संभालने के लिए नहीं बनी, हम अपने हक के लिए लड़ने के लिए भी बनी हैं। लड़कियों को लाठियां चलानी सिखाई गईं। औरतों को बताया गया कि अब वे अपनी बेटी के लिए खुद लड़ेगी, न कि किसी मर्द के सहारे रहेंगी। अब हर गली में नई सोच जन्म ले रही थी। अब जब कोई आदमी दहेज मांगता तो उसकी बारात लौटा दी जाती। अब जब कोई औरत पर हाथ उठाता तो पूरा गांव उसके खिलाफ खड़ा हो जाता। अब हम राख से नहीं डरेंगे, हम राख से ही अपना नया इतिहास लिखेंगे। अब ये क्रांति पूरे जिले में फैलने लगी थी। शहरों तक ये खबर पहुंच चुकी थी कि गांव में एक लड़की है जो झांसी की रानी की तरह लड़ रही है। अब ठाकुर सिर्फ गांव में नहीं, पूरे जिले में बदनाम हो चुका था। लेकिन नेहा जानती थी कि अभी असली लड़ाई बाकी है, क्योंकि जब तक हर औरत को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक यह युद्ध रुकेगा नहीं। जब इंसाफ के लिए जान की बाजी लगानी पड़े, तो समझ लेना कि यह समाज अब भी जंजीरों में जकड़ा हुआ है। गांव के लोग अब दो हिस्सों में बढ़ चुके थे। एक तरफ वे लोग थे जो बदलाव चाहते थे, जो अपनी बेटियों को इंसान मानते थे। दूसरी तरफ वे लोग थे जो अब भी पुरानी सोच में जकड़े थे, जो औरत को बस एक सामान समझते थे। और इन दोनों के बीच नेहा खड़ी थी। अब यह आखिरी लड़ाई होगी। नेहा को खबर मिली कि ठाकुर और उसके लोग अब खुलेआम धमकी दे रहे थे। अगर नेहा को नहीं रोका गया तो यह गांव बर्बाद हो जाएगा। अगर यह लड़की जिंदा रही तो हमारी औरतें भी हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएंगी। गांव की पंचायत बुलाई गई और वहां एक फैसला सुनाया गया। नेहा, या तो तू इस आंदोलन को छोड़ दे या फिर इस गांव से निकल जा। लेकिन नेहा झांसी की रानी की तरह जवाब देने वाली थी। उसने पंचायत के सामने खड़े होकर कहा, तुम कहते हो कि मैं गांव से चली जाऊं, नहीं। अब यह गांव नहीं, ये मेरा किला है और मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अगर कोई औरत अपने हक की बात करे तो उसे गांव से निकाल दिया जाता है। अगर कोई लड़की अन्याय के खिलाफ लड़े तो उसे जिंदा जलाने की धमकी दी जाती है। तो सुन लो ठाकुर, और सुन लो तुम सब, आज या तो यह अन्याय खत्म होगा या फिर मैं। और फिर इतिहास दोहराया गया। ठाकुर और उसके आदमी नेहा को मारने के लिए आए, लेकिन इस बार गांव की सारी औरतें नेहा के साथ खड़ी थीं। उन्होंने ठाकुर और उसके गुंडों को रोकने की कोशिश की, लेकिन अत्याचार की जड़ें इतनी गहरी थीं कि उसे मिटाने के लिए खून बहाना ही था। ठाकुर ने पिस्तौल निकाली। गांव वालों के सामने उसने सीधा नेहा पर गोली चला दी। नेहा गिर गई, लेकिन उसकी आवाज गूंजती रही,
गांव की औरतों ने चीखें मारी, उसकी सहेलियां उसके पास भागी, लेकिन नेहा मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, उसकी आंखों में डर नहीं था, उसकी आंखों में सिर्फ जीत थी। उसने आखिरी सांस लेते हुए कहा, आज मैं गिर गई, लेकिन याद रखना, अब हर लड़की अपने हक के लिए उठेगी। अब यह जंग रुकेगी नहीं। अब कोई बेटी दहेज के लिए नहीं मरेगी। अब यह दुनिया बदलेगी, और यह मेरी आखिरी सांस तक मेरा वादा रहेगा। और फिर नेहा की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। गांव में शांति छा गई। सभी को लगा कि अब आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन नेहा की मौत उसकी हार नहीं थी, वह उसकी सबसे बड़ी जीत थी। अब हर लड़की नेहा बनेगी। नेहा की शहादत के बाद पूरे जिले में बवाल मच गया। गांव की औरतों ने ठाकुर और उसके गुंडों को पकड़वा दिया। उन पर केस चला, और पहली बार गांव की औरतों ने इंसाफ होते देखा। लेकिन यह सिर्फ कानून की जीत नहीं थी, यह सोच की जीत थी। नेहा की याद में उस गांव का नाम बदल दिया गया। अब वह गांव सिर्फ एक नाम नहीं था, अब वह क्रांति की पहचान बन चुका था। अब कोई बेटी दहेज की आग में नहीं जलेगी। अब कोई बहू चुपचाप जहर नहीं पिएगी। अब कोई लड़की अपने हक के लिए डरकर नहीं बैठेगी, क्योंकि अब हर लड़की के दिल में नेहा जिंदा थी। दोस्तों, नेहा जैसी कई लड़कियां इस दहेज की वजह से मौत के भेंट चढ़ गई है। हमें इस परंपरा को बदलना चाहिए। आज भी कई गरीबों की बेटियां दहेज के बिना ऐसी ही कुंवारी मर जाती हैं। कई गरीब माँ बाप बेटी को दहेज ना दे पाने के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। तो आइए हम सब मिलकर वादा करते हैं कि हम इस दहेज की परंपरा को तोड़ देंगे, दहेज की परंपरा को इस दुनिया से मिटा देंगे। हम दहेज लेने वालों के खिलाफ आवाज उठाएंगे, कानून का सहारा लेंगे। अगर आपके आसपास ऐसी कोई घटना घटी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।